बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूँ फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक के क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन में 2 मार्क के क्वेश्चन देखने वाले हैं। सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोगों को बुक्स में भी देखना, इसको मैं इसके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से आपके क्लियर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले सवाल रहा आपके स्क्रीन पे ये, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। क्या प्रिंसिपल है कैपेसिटर को कैसे बनाया जाता है, उसकी कैपेसिटर की कैपेसिटी कैसे इंक्रीज की जा सकती है, इसके ऊपर थोड़ी सा हम लोगों को डिस्कशन करना है। 2 मार्क है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने यहां पे आंसर है, यहां पे नंबर 1 का क्वेश्चन का एक प्लेट ले ली। इस प्लेट को नाम देना है P1, ठीक है। इसके ऊपर मैंने पॉजिटिव चार्ज रख दिए, गॉट इट, ओके। अब यहां पे प्लेट रखी, ओके। मैंने क्या किया, कुछ देरी के बाद इसके ऊपर कुछ चार्ज ला रहे, तो चार्ज लाने से ये पॉजिटिव चार्ज होगा यहाँ पे बाहर प्लेट के, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, समझो, ठीक है। आपके बुक्स में लिखा हो तो बहुत बढ़िया। तो इधर क्या आएंगे, निगेटिव चार्ज आएंगे। इंडक्शन करना कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, इंडक्शन। तो यहां पे अब क्या होगा आपके लिए, समझो यहां पे चार्ज रहते, पॉजिटिव 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 चार्ज रहते हैं। तो सबसे पहले यहां पे पोटेंशियल बढ़ता है। अगर ये प्लेट ना होती तो यहां पे पोटेंशियल ज्यादा होता, इसका पोटेंशियल V1 ये समझते। दूसरी प्लेट लाल यहां पे रख दी, रखने के बाद यहां पे इंड्यूस मतलब जो चार्ज है भैया, वो पॉजिटिव चार्ज इसके तरफ क्या करेंगे, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज जो है ये निगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे और इसके कारण इसका पोटेंशियल कम होगा। लेकिन इस चार्ज के कारण मेरा पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है। देखो पोटेंशियल कब इंक्रीज होता है, जब चार्ज बढ़ गए, क्योंकि पोटेंशियल का आप लोगों ने फार्मूला तो लिखा होगा 1/4πε0q/r, ठीक है। चार्ज के ऊपर डिपेंड होता है। तो यहां पे चार्ज से तो पोटेंशियल ज्यादा था, अब ये निगेटिव है पॉजिटिव, तो इसके कारण क्या होगा पता है ना, ये चार्ज कम होगा और इस चार्ज कम होने के कारण यहां पे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। सर इसका मतलब क्या है, क्या मतलब समझाना चाहते हो? मैं इतना समझाना चाहता हूं कि यहां पे आपके पास जो भी कैपेसिटर की जो फार्मूला है वो Q/V है। अब यहां पे पोटेंशियल ज्यादा तो कैपेसिटेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे पोटेंशियल ज्यादा है ना, तो कैपेसिटेंस, यहां पे जो कैपेसिटी है जो चार्ज स्टोर करने की है ना, वो कम रहेगी। अब मैंने क्या किया बच्चों, यहां पे दूसरी प्लेट ला ली, दूसरी प्लेट लाने से यहां पे पोटेंशियल कम होगा, पोटेंशियल कम हुआ, यहां पे मैंने इसको अर्थिंग भी कर दिया, तो ये जो निगेटिव चार्ज है ये हट जाएंगे। अब ये पॉजिटिव, सॉरी, इस पॉजिटिव चार्ज हटने के कारण यहां पे क्या होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ रहा था, अब पोटेंशियल कम होगा। यहां पे निगेटिव चार्ज भी है, ये लगे तो हटा देता, आपकी बुक्स में ऐसे डायग्राम दिए तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहां पे क्या हुआ कि इसका जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज कर रहा हूं, इसको हम लोग C1 बोलेंगे। अब देखो इसका पोटेंशियल है V और इसका निगेटिव V। क्यों होता है मैं बताने वाला हूं आपको। तो चार्ज पोटेंशियल होगा यहां पे V-V, या इसको पॉजिटिव ही है या निगेटिव ही है, लगे तो आपके बुक्स में हाथों जैसे उसका V1 बताया है तो V1 बता दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, क्यों? क्योंकि पोटेंशियल ये डिपेंड होता है चार्ज कौन सा है। चार्ज आपका अगर पॉजिटिव हो, है ना, तो पोटेंशियल जो होता है आपका वो भी पॉजिटिव होता है। चार्ज निगेटिव हो, ठीक है, ये देखो पॉजिटिव था इसलिए पॉजिटिव, यहां पे चार्ज निगेटिव है तो V = 1/4πε0 -q/r। बात समझे? तो इसका पोटेंशियल भी जो होगा, पोटेंशियल क्या होगा, निगेटिव होगा। बात समझ में आ रही है? तो इसका पोटेंशियल पॉजिटिव, इसका निगेटिव, मतलब इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो कम हो गया। मतलब जितना था पहले था इतना, कितना था समझो, एक एग्जांपल 10 है, V की वैल्यू 10 है, ठीक है। यहां पे निगेटिव मैंने -V1, ये जो V1 है इसकी वैल्यू मैंने रख दी 5, तो यहां पे ऑब्वियसली डिनोमिनेटर कम मिल रहा है। डिनोमिनेटर कम मतलब इसकी कैपेसिटी जो C1 की है वो बढ़ गई है। मेरी बात समझ में आ रही है कि यहां पे जो कैपेसिटी है हमारी, वो कैपेसिटी बढ़ गई है हमारी इस कंडीशन में। पहले जो कंडीशन थी, यहां पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, यहां पे प्लेट लाई तो ये निगेटिव चार्ज इधर आ गए, पॉजिटिव यहां पे आ गए, तो यहां पे पोटेंशियल ज्यादा था इस कंडीशन में। इस कंडीशन में जब मैंने अर्थिंग की, जब मैंने अर्थ करने के कारण ये पॉजिटिव चार्ज आ गए अर्थ के तरफ
और रहे निगेटिव चार्ज और निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे होगा इसका जो पोटेंशियल वो होगा डिग्रीज। पोटेंशियल डिग्रीज होने के कारण चार्ज कम तो पोटेंशियल कम भैया। अब ये चार्ज कम हो गए, देखो ना ये निगेटिव चार्ज निकल गए भैया, ठीक है ना। ये जो थे ये कंडीशन फर्स्ट है और ये सेकंड है, समझे क्या मतलब। यही प्रिंसिपल है हमारा यहाँ पे कैपेसिटर का। कैपेसिटर की कैसे कैपेसिटी बढ़ाई जाती है ये हम लोगों ने देखा है यहाँ पे। सिंपल तरीका है, आपको अगर डिटेल में वीडियो देखना है तो जाके देख सकते हैं मेरा ये वीडियो, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर फिजिक्स ज्ञान, वीडियो डिटेल में मिलेगा। ओके, ऑल इज वेल। हो गया पहले का आंसर। क्या क्या करना है, इसको लिखना है बस आपको। यहाँ पे इंडक्शन किया, ये किया, बाद में दूसरी प्लेट लाया, अर्थिंग किया, अर्थिंग करने के बाद ये फार्मूला मिला, ये फार्मूला नंबर 1 है, ये 2 है। आपको ऑब्वियसली C1 इज ग्रेटर दैन दिख रहा होगा C से, ये कैपेसिटी इसकी ज्यादा होगी इसकी और इसकी कम होगी ऑब्वियसली। ओके, गॉट इट। पहला सवाल होगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास यहाँ पे, अच्छी तरह से पढ़ना है। Obtain the expression for electric field intensity at point outside the uniform charge infinite plane sheet। एक प्लेन शीट लेनी है आपको, इसके लिए गॉस लॉ पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मरवाओगे भैया, मुझे भी आपको भी। चलो, तो मैंने एक प्लेन शीट ले लिया ऐसे, ठीक है। इस प्लेन शीट पे मेरे ये पॉजिटिव चार्ज है, ओके, ये पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक पॉइंट लेना है जहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे P पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ओके। वो R इतनी दूर है, लेकिन इसके लिए गॉसियन सरफेस बनाना पड़ा। अब गॉसियन सरफेस क्या होता है, तो गॉस लॉ देखना पड़ेगा आपको। अगर ना पता हो तो पता है तो बहुत बढ़िया, मैं तो डायरेक्टली क्वेश्चन पेपर ले रहा हूँ, आपका क्वेश्चन बैंक ले रहा हूँ। तो मैंने गॉसियन सरफेस बनाने की कोशिश की। मैंने बोला एक काम करते यार, ओके, ये P पॉइंट है ना, जैसे इधर है वैसे इधर भी होगा इसके पीछे। जैसे कि ये हैंड है, देखो आपको फ्रंट साइड दिख रहा है, लेकिन मुझे तो बैक साइड दिख रहा है ना, तो बैक साइड तरफ भी होगा। दो सरफेस है इसलिए, तो यहाँ पे P डैश बोला होगा, आपकी बुक्स में जो बोला होगा देख लेना, ठीक है। गॉसियन सरफेस करना पड़ेगा, तो मैंने इसका गॉसियन सरफेस इधर से ये कर दिया ऐसे, ठीक है, और इधर से भी ये करवा दिया, ठीक है, आगे पीछे होता होगा, ठीक है। तो ये इसका सरफेस एरिया होगा, जो कि आपके बुक्स में DS से लिखता है, और वो सरफेस एरिया हमेशा अवे फ्रॉम लेना। देखो ये सरफेस है, इसका सरफेस एरिया का डायरेक्शन बता दो, तो आपको करना है ऐसे जूम, देखो थंब आपके तरफ आ रहा है ना, इस बोर्ड का सरफेस एरिया का डायरेक्शन ये, वैसे इसका ये ऐसे, तो ये ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होती है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है वो अवे फ्रॉम होती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से अवे, पता है ना आपको, अवे होती है, ठीक है, अवे होती है। नेगेटिव चार्ज से इनसाइड होती है। सिंपल, ये प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए आपको, गॉट इट। तो यहां पे सेम इसका भी सरफेस एरिया होगा DS, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, सही है। कोई बच्चे बोलेंगे सर यहां पे बता दो, तो यहां पे सरफेस एरिया देखो परपेंडिकुलर होता है, ये कर्व सरफेस है ना, ऐसे पाइप है ना, पाइप है ये, लेकिन यहां पे 90 है। और आपको फाई का फार्मूला पता होना चाहिए कि E ds cos थीटा, थीटा यहां पे 90 बता रहा है, cos 90। देखिए इस कर्व सरफेस पे कहीं पे भी जो फ्लक्स होता है cos 90 0, ये 90 0 है, तो फाई इज इक्वल टू 0। इसलिए हम लोग ये कर्व सरफेस है जो दिख रहा है आपको, ये पाइप जैसे कि ये बॉटल है मेरे पास, ये कर्व सरफेस है ना, ये कर्व सरफेस है, यहां कहीं पे भी फ्लक्स आपको 0 मिलेगा, मिलने वाला है इस सरफेस पे और ये सरफेस पे, समझे, गॉट इट। तो ये सरफेस पे है, तो इसलिए मैंने लिखा, नहीं तो बोलेंगे भाई कहां से लाते हो, कहां से उठाते हो सर आप। डायग्राम समझ में आ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम, देखो इधर अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यहां पे भी ये अवे फ्रॉम DS एरिया, ये भी DS एरिया। कोई शक है, समझ में आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूं। चलो अब हम लोगों को देखना है जो यहां पे जो फ्लक्स मतलब जो होता है वो Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, पता है ना, ये गॉस लॉ पता होना चाहिए। तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भैया, लेकिन फ्लक्स निकालने के लिए मेरे पास दो ये सरफेस एरिया, ये दो सरफेस एरिया, इसलिए 2 इंटीग्रेशन E ds cos थीटा। लेकिन E और ds पैरेलल है, देखो ये इसका डायरेक्शन एरिया का ये है
और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, सेम है, इसलिए थीटा 0 और cos 0 1 होता है। तो आपके बुक्स में तो लिखा भी नहीं है, वो बोलते हैं हम तो लिखने वाले ही नहीं। मैंने बोला लिखो मत, कोई टेंशन नहीं, हम भी टेंशन नहीं लेंगे। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए यहाँ पे ये जो फ्लक्स है वो 2E इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ds को हम लोग A लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका जो है एरिया ए मिला, इंटीग्रेशन ds का ए एरिया है। गॉट इट? लेकिन फ्लक्स क्या है? Q इनसाइड डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट टॉइस EA। सही है भैया? अरे फ्लक्स क्या है? ये तो गॉस लॉ है ना, लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहां पे डायग्राम के हिसाब से लिख रहे हैं हम लोग, लेकिन इसका जो सरफेस है, ये सरफेस एरिया के लिए हम लोग फार्मूला लिख सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू सरफेस एरिया। देखो, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर मेरे पास कोई रॉड हो तो लीनियर रॉड, बोर्ड है तो सरफेस एरिया, और ये रूम है तो वॉल्यूम निकालते हैं हम लोग, पता है ना। तो इसका सरफेस एरिया, क्योंकि ये सरफेस लेना है हमको, सरफेस का फॉर्मूला चार्ज पर यूनिट एरिया, तो मुझे चार्ज की वैल्यू डालनी है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे सिग्मा ए, पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। लगे तो इसको इक्वेशन 1 दो, इसको इक्वेशन 2 दो, डाल दो इसमें। देखो, सिग्मा ए डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट टॉइस ई ए से ए मर गया। मुझे लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है मुझे, तो यहाँ पे सिग्मा डिवाइडेड बाय ये आएगा टॉइस एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। कहाँ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे प्लेन शीट पे है, ये सरफेस चार्ज है, एप्सिलॉन नॉट 2 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको आना चाहिए, बस सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, जानन समझा करो बस जानन समझा करो सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, इसको नोट डाउन करें, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2 सवाल लिखे, 6 सवाल है इसमें, इसलिए 2-2 लिख रहा हूं मैं। हम लोग पहले तीसरा करेंगे, बाद में चौथा। मैंने जानबूझकर उल्टा लिखा क्योंकि ये न्यूमेरिकल, इसको सॉल्व करना पड़ेगा और इसका भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है हम लोगों को, व्हाट आर पोलर एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिकल। ओके, पोलर किसको कहते हैं और नॉन पोलर किसको कहते हैं। सबसे पहले आप लोगों के डाइलेक्ट्रिकल के 2 टाइप से बता दो। डाइलेक्ट्रिकल मतलब क्या है? इंसुलेटेड बोल के होता है, ठीक है, बात करते हैं इसके लिए। डाइलेक्ट्रिकल स्पेशल देखो वीडियो। चलो आगे बढ़ते हैं। पोलर मॉलिक्यूल मतलब क्या है? ऐसा मॉलिक्यूल्स जिससे क्या, उसकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है न्यूक्लियर के, पॉजिटिव न्यूक्लियाई की, ये कोइंसाइड नहीं होती है। सेंटर ऑफ मास, उसका सेंटर ऑफ मास एक दूसरे को कोलाइड नहीं होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां पे दे रहा हूं आपके सामने, यहां पे ये एग्जाम्पल, ये किसके लिए? पोलर के लिए, ठीक है, ये पोलर की इंफॉर्मेशन है। तो जैसे कि लिखा है मैंने NaCl, कुछ भी लिख सकते हो। सबको पता है कि Na पॉजिटिव होता है। अरे नमक तो पता होना का ना, क्लोरीन निगेटिव होता है। ऑब्वियसली सोडियम का मॉलिक्यूल छोटा है, क्लोरीन का ज्यादा है, क्योंकि 3 सेल है, इसमें 2 ही सेल होते हैं, 2 8 1, एक देगा उसको, तो क्लोरीन की 3 सेल 2 8 8 होती है, पता है ना आपको। ये 11 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 17 होते हैं। तो इससे हम लोगों को एक बात क्या समझ में आ रही है कि सोडियम का छोटा होगा ऐसे मॉलिक्यूल, ठीक है, और सोडियम पॉजिटिव है यहाँ पे, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगी? इसके सेंटर में। समझो एक एग्जांपल कर रहा हूं मैं, यहाँ पे, यहाँ है, ओके, यहीं पे क्लोरीन की बड़ा मॉलिक्यूल्स होगा ऐसे, ये निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ है। गॉट इट? तो ये ना एक दूसरे को कोइंसाइड नहीं होगी, ये इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं हो रहा, और असिमेट्री है। क्यों? इसका शेप और इसका शेप अलग है, सोडियम का छोटा, क्लोरीन बड़ा, तो असिमेट्रिक है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है। इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब क्या? एक पॉजिटिव एक निगेटिव, है ना, जब होते हैं तब उसको इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। इलेक्ट्रिक डायपोल, है ना। डायपोल मोमेंटम का डायरेक्शन आपको तो पता होगा, है ना, ये निगेटिव से पॉजिटिव होता है। ये बातें हम लोगों को पढ़नी नहीं है, लेकिन बता रहा हूं कि पोलर डाइलेक्ट्रिकल में क्या होता है, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि एक मार्कर है, इसको पकड़ रहा हूं मैं, ऐसे समझो, फॉर एग्जांपल इसको पकड़ रहा हूं ऐसे, ये रुक गया। क्यों भैया? क्योंकि ये सिमेट्री है, इधर जितना मास है सिमेट्री, उतना इधर मॉलिक्यूल्स है, और इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर में आ रहा है, मतलब इसका
मास इस यहाँ पे समझो, अगर मैं डंबल पकड़ो, डंबल पता है ना, आप लोग मारते होंगे जिम में जाते हो, तो डंबल है, इसको पकड़ो बराबर बीच में, उसको अपन ऐसे बैलेंस कर सकते हैं। क्यों? इतना जो इधर जो गोल बॉल जैसे होता है वो डंबल्स, उतना ही उधर होता है सेम मास का, इसलिए उसका सेंटर ऑफ मास बराबर बीच में आता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां, इसका सेंटर ऑफ मास यहां, इसके कारण उसका क्या होगा आपको पता है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये कोइंसाइड होगी। इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, इसका यहां है, दोनों का एक जगह पे आ गया, तो वो पोलर में नहीं आता है, नॉन पोलर में आता है। पोलर में ऐसा आता है क्या? नहीं। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? NaCl, HCl, H2O, N2O एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो। जैसे कि आपको यहां पे भी पता होगा, देखो ये बात समझ में आई ना कि इसका जो सेंटर ऑफ मास यहां होगा, सोडियम का, क्लोरीन का यहां होगा, तो इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहां आता, इसका यहां आता, तो कोइंसाइड हो सकता था, लेकिन नहीं हो रहा है क्योंकि इसका ये असिमेट्रिक है। असिमेट्रिक समझते हो ना, एक छोटा एक बड़ा, एक जैसे नहीं, सिमेट्रिक में मतलब एक जैसे। अपन बोलते हैं ना क्या सिमेट्रिक है यार, स्कूल कोड, कॉलेज कोड जो होता है, ड्रेस होता है कॉलेज कोड, है ना, वो सिमेट्रिक होता है। लेकिन कुछ कॉलेज में कोई भी ड्रेस पहनता है तो पता नहीं होता, असिमेट्रिक बोलते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना? ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों हो रहा है? क्योंकि दो चार्ज तैयार हो रहे, एक पॉजिटिव निगेटिव, इसलिए इसको इलेक्ट्रिक डायपोल होता है। बात समझ में आ रही है? दोबारा पढ़ के दिखा रहा हूं। मॉलिक्यूल मींस द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पॉजिटिव न्यूक्लियर एंड इलेक्ट्रॉन की जो भी ये रिवॉल्व हो रही है, इसका जो सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड होते नहीं, एक दूसरे को एक जगह पे मिलते नहीं है, इसी को हम लोग पोलर डाइलेक्ट्रिक कहते हैं। जैसे कि सोडियम का एग्जांपल, हाइड्रोजन का एग्जांपल, ओ का बड़ा होता है, ऐसे पता है ना आप लोगों को, ओके। और H में तो छोटा होगा क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये H है हमारा, ये H है, ये H है, ठीक है। इसका जो सेंटर ऑफ मास किसका है? O यहां होगा, क्लोरीन का यहां होगा, पता है ना, हाइड्रोजन का, सॉरी, इसका भी हाइड्रोजन का यहां होगा। इन दोनों का देखो, ये H है, ये H है, ये O है, O बड़ा है ना, तो ये H, इनका दोनों का जो है सेंटर यहां पे आएगा, ठीक है, दोनों सेम है, सिमेट्रिक है, समझो H2 ओनली होता तो सिमेट्रिक रहते, लेकिन इसका जो मास है यहां है, तो यहां पे डायपोल तैयार हो रहा है। देखो ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव नहीं, H2 है ना, बराबर। तो यहां पे हमारा, आप लोगों को पता है कि यहां पे H2, तो यहां पे इन दोनों का जो है वो यहां है, सही है ना, और यहां पे O का यहां है, तो ये डायपोल तैयार हो गया। देखो डायपोल तैयार होगा, इन दोनों का सिमेट्री, ये दोनों सिमेट्री था, लेकिन ये नहीं ना, तो इसके कारण इसका सेंटर तो यहां है O का, लेकिन H का और इस H सेम है, डंबल जैसे, तो इसका सेंटर ऑफ मास बराबर बीच में आएगा क्योंकि ये दोनों सेम इसलिए, लेकिन ये डायपोल तैयार कर रहा है। हर किसी का एग्जांपल ले सकते हो, तो इसको हम लोग पोलर कहेंगे। नॉन पोलर मतलब क्या? तो बस इसके अपोज में होगा, बाकी दूसरा कुछ नहीं। अब देखो देखो ये O बड़ा है, ये छोटे है, यहां पे ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये पता होना चाहिए कौन सा बड़ा है क्या नहीं है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नॉन पोलर। ध्यान देना अभी नॉन पोलर में क्या होने वाला है। एग्जांपल लूंगा मैं H2 का, ठीक है, कोई भी ले सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। H2, अब दोनों H है, मतलब सेम हो गए, दोनों H है, ठीक है, सेम है। इसका जो है यहां पे और इसका जो होगा, दोनों का यहां बीच में, मतलब मैं जानबूझकर अलग रेड पेन इस्तेमाल करूं क्या, ताकि आपको पता लगे कि यहां पे आएगा। यहां पे देखो, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास यहां आएगा बीच में, तो कोलाइड्स हो गए। देखो ना, द मॉलिक्यूलर इन विच द सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है पॉजिटिव न्यूक्लियर है एंड रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन कोइंसाइड जो होगा यहां पे, यहां बीच में बराबर। इसका सेंटर ऑफ मास मतलब डंबल जैसे, डंबल का जैसे सेंटर ऑफ मास बराबर बीच में आता है, वैसे इसका भी बीच में आएगा, ठीक है, कोइंसाइड होगा। H2O2 CO2 का एग्जांपल। मुझे बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल होगा क्या? नहीं, अरे एक ही है ना। पहले कैसा था, एक पॉजिटिव था, एक निगेटिव था, तो यहां पे डायपोल तैयार हुए थे, डाय मतलब दो पोल्स। यहां पे वैसे नहीं है, यहां पे एक ही है, सेंटर पे ही, इसलिए सेंटर से कैसे गिनना है, कैसे दोनों को जुदा करना, जुदा नहीं कर सकते ना, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल था, यहां पे नहीं है। ये सिमेट्री है। सिमेट्री क्यों? देखो हाइड्रोजन सेम मॉलिक्यूल होगा, ये सेम, सॉरी O सेम होगा, CO2 भी सेम होगा यहां पे, तो इसलिए यहां पे हम लोग देख पा रहे थे कि ये सेम। अब देखो यहां पे हम लोग CO2, ये C मेरे ख्याल से O ऐसे लिखते हैं ना, या आप लोग C है ना, ये मॉलिक्यूल से यहां पे एक O है,
ठीक है, और यहाँ पे O है। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होगे सेम है, हाँ ये सेम ही, नहीं तो C बड़ा है सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलो बात करते हैं। देखो C का यहाँ होगा, यहाँ O, लेकिन इसका यहाँ बराबर ये बीच में आएगा, ठीक है। C का यहाँ, O का था इसके बीच में, ये O है इसके बीच में आएगा। तो तीनों भी एक जगह पे आ रहे हैं, मतलब इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे को कोलाइड्स कर रही है, कॉन्साइड कर रही है, तो इसको नॉन पोलर कहना है। बात समझ में आ रही? पोलर में सिमेट्री असिमेट्री होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल तैयार होते हैं। एग्जाम्पल NaCl दे सकते हो, इसका सेंटर टू सेंटर कभी कोलाइड्स नहीं होता, इलेक्ट्रिक डायपोल तैयार होता है। नॉन पोलर में ध्यान देना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी कोलाइड्स होती है। जैसे डंबल का एग्जाम्पल ध्यान रखना है, डंबल का, ओके। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग सीख सकते हैं। चलो तो आगे बढ़ते बच्चों, आप भी न्यूमेरिकल है हमारे लिए, सिंपल क्वेश्चन है, पोलर नॉन पोलर, ठीक है। दोनों को डिफाइन, जैसे डिफाइन लिखनी है, आपके वर्डिंग में लिखा तो भी चलेगा, लेकिन लिखना इसमें कि इलेक्ट्रिक डायपोल किसमें है, सिमेट्री और असिमेट्री, वर्ड इंपॉर्टेंस है, ठीक है। बढ़ते आगे, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। चलो सिंपल क्वेश्चन है नेक्स्ट। टू कैपेसिटर, ईच कैपेसिटी 2 माइक्रोफैराड कनेक्टेड इन पैरेलल। चलो पैरेलल कनेक्ट करो, बोला है, मैंने बोल रहा, वो बोल रही क्वेश्चन। कैपेसिटर दोनों प्लेट सेम होना चाहिए, आगे पीछे निकालोगे तो बैटरी तैयार होगी आपकी। ये 2 माइक्रोफैराड है, ये 2 माइक्रोफैराड है, ओके। कनेक्टेड इन सीरीज, इनके सीरीज में एक कनेक्ट करो, मतलब इनका कॉम्बिनेशन आएगा, बाद में इसको सीरीज में एक कनेक्ट करना है। 12 माइक्रोफैराड है कैपेसिटी। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी होगी, ये 12 है, 12 है, 12, ओके। आपको पता है सीरीज में क्या होता है, सीरीज में सिंपल ऐड करते हैं हम लोग, तो सॉरी पैरेलल में C1 प्लस C2, C1 है 2, तो Cp इज इक्वल टू पैरेलल में 4 माइक्रोफैराड है। तो इसका इक्विवेलेंट बन गया ये, इनका इक्विवेलेंट बन गया ये, तो ये हो गया 4। ऑलरेडी ये 12 है आपके पास, 12 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड बन गया। सीरीज में क्या करते हैं, अगर सीरीज में लगाना है 2 ही है तो R1 सॉरी अरे C1 C2 C1 प्लस C2, या अगर आपको ये नहीं आता तो CS इज इक्वल टू इक्वलेंट C1 प्लस C2 निकाल सकते। ये और ये इसका एडवांस वर्जन है, बाकी दूसरा कुछ नहीं तो बोलेंगे सर कहाँ से लाते हो फार्मूला। C1 है यहाँ पे 4, C2 है भैया 12, 4 प्लस 12, ठीक है, ये 4 48, ये हो गए 16, करेक्ट है ना। 16 3 48, तो 3 माइक्रोफैराड है। दिस इज द यहां पे इक्विवेलेंट कैपेसिटी 3 माइक्रोफैराड मिली। सिंपल क्वेश्चन है, बात समझ में आ रही है। पहले पैरेलल तो डायरेक्ट एडिशन होती है, सीरीज में रेसिप्रोकल। ये फार्मूला इस्तेमाल करने से 2 रहे तो हमेशा ये करो, तकलीफ कम होती है, बाकी दूसरा कुछ नहीं, समझे। अगर सेम हो तो बहुत अच्छी आइडिया होती है इसके लिए, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं 5th नंबर के क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट आपके लिए 2 सवाल लिख के रखे बच्चों, सिंपल है, न्यूमेरिकल है। सबसे पहले हम लोग काम करने वाले हैं 5 मिनट, ओके। तो सबसे पहले 2 स्फीयर ए एंड बी ऑफ रेडियस है बच्चों इसकी स्मॉल ए स्मॉल बी रिस्पेक्टिवली आर द सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल सेम है दोनों का। फाइंड करना है रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी ए और बी की। मतलब उसने कहा है कि ये हम देख रहे हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। 2 स्फीयर ले ली भैया, एक का रेडियस है, इसका नाम है ए स्फीयर, सही है। दूसरा सेम स्फीयर है, ठीक है, इसका रेडियस बी है, ठीक है, बी है। पोटेंशियल सेम है, ऐसा कहा है, इन दोनों का सेम पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय डिस्टेंस, तो दोनों का इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन, इसके लिए Q1, इसका चार्ज लेंगे हम लोग Q1, इसका रेडियस से डिवाइड बाय ए होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाय आर, तो आर के जगह पे रेडियस आएगा। और इसके लिए है सेम पोटेंशियल, इसलिए मैं लिख सकता VA इज इक्वल टू VB, बोलो नहीं तो सेम पोटेंशियल दिया है क्वेश्चन में, खुद नहीं बता रहा हूं। तो ये Q2, इसका Q2 चार्ज है और B है। मुझे लगता है कि ये मर जाएगा और यहाँ पे Q1 ये डिवाइड बाय आएगा Q2, इसकी जो वैल्यू होगी ये ऊपर जाएगी A/B, सही है। ये इसकी वैल्यू मिली, क्यों? क्योंकि नेक्स्ट देखो रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज, चार्ज समझते हो, चार्ज पर यूनिट एरिया, लेकिन ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया 4 पाई r² होता है, तो इसलिए यहां पे
हम लोग लिख सकते हैं चार्ज के लिए सिग्मा 1 इज इक्वल टू क्यू 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका जो है ए स्क्वायर है, इसका चार्ज ये है, और सिग्मा 2 दूसरे का इसके लिए Q2 चार्ज है, उसके लिए 4 पाई, इसका रेडियस है बी स्क्वायर। हम लोग दोनों को डिवाइड करते हैं, लगे तो इक्वेशन 1 2 बोलो, इसको जो बोलना है, ठीक है। सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इनका रेशियो निकालने के लिए बोला है मुझे, तो Q डिवाइड बाय 4 पाई ए स्क्वायर, डिवाइड ना करते हुए मल्टीप्लाई करो और उल्टा करो, 4 पाई बी स्क्वायर डिवाइड बाय, ये Q1 है Q2 है। बात समझ में आ रही है? 4 पाई मर जाएगा, यहाँ पे बचा है सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q1 बाय Q2, यहाँ पे बी स्क्वायर, ये रहा यहाँ पे A2 नहीं, ए स्क्वायर ओनली, ए स्क्वायर, लेकिन Q1 बाय Q2 की वैल्यू मेरे पास है A बाय बी, तो इसलिए सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2, Q1 Q2 की वैल्यू है A बाय बी, ये है मेरे पास बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। मुझे लगता है ये बी से एक बी मर जाएगा, ए से एक ए मरेगा, तो सिग्मा 1 इज टू सिग्मा 2 इज इक्वल टू बी बाय ए, ये मुझे रेशियो मिलना चाहिए। गॉट इट? सिंपल क्वेश्चन है। देखो पोटेंशियल के बारे में और सरफेस, दो फार्मूले, पोटेंशियल से हमें बाद में चार्ज का रेशियो निकालना है, सरफेस चार्ज। तो मैंने एक दो इक्वेशन बनाया, चार्ज पर यूनिट एरिया, एरिया मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, किसका है? स्पेरिकल, स्फीयर का एरिया होता है, ठीक है। बढ़ना आगे, नोट डाउन करें, चलो आगे बढ़ते बच्चों। सेम क्वेश्चंस, सेम नहीं है, अलग है, आदत होती है सर बोलने की, चलो कोई टेंशन नहीं है, बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने कहा है कि फॉर एग्जांपल मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे ऐसे ऐसे, इलेक्ट्रिक डायपोल रखा था, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल होता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्यू ई होता है, पता है ना, इधर नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसके बीच में एंगल है। पहले ये जो है ना, ये डायपोल जो है, डायपोल का डायरेक्शन भी पता है ना आपको, ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल इसको सुला दिया, तो ई के साथ जो रिलेशन होगा यहाँ पे थीटा नॉट ए 0 होगा पहले कंडीशन में। देखो दिया है, मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंटम P इज प्लेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E, इनिशियली डायपोल अलाइन द पैरेलल, देखो इसको पैरेलल कर रहा हूं, इसको जुप, तो इसका डायरेक्शन, ये डायपोल, ये P का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन, ये P आप सुलाना है मुझे, दोनों का 0 है। और दूसरा जो है वो एंटी पैरेलल है, मतलब इसको ऐसे करना पड़ेगा, पॉजिटिव उल्टा लेके लेना पड़ेगा, समझे ना? उल्टा क्यों बोला? क्योंकि इधर होते हैं पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जाती है, पॉजिटिव से स्टार्ट निगेटिव पे एंड होती है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग, ओके। तो इसको उल्टा करना मतलब पॉजिटिव को इधर लाना पड़ेगा। देखो पॉजिटिव, एक्चुअली ये पॉजिटिव निगेटिव की तरफ जाना पैरेलल, लेकिन पॉजिटिव को पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव निगेटिव की तरफ, मतलब 180 हो रहा है। देखो ऐसा, मतलब इसको ऐसा सुलाया था, ये इसको पकड़ के ऐसा करना है, तो थीटा इज इक्वल टू 180। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आती होगी आपको, ठीक है। चलो बढ़ते हैं, हमारे पास जो फार्मूला है, फार्मूले के वर्क इज इक्वल टू PE कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा, ये फार्मूला है, बराबर है। तो ये है PE कॉस थीटा है 0 भैया, थीटा नॉट इनिशियली, और ये कॉस 180 है, यहाँ पे सिंपल है। वर्क इज इक्वल टू PE, मुझे लगता है इसकी वैल्यू 1 है, माइनस इसकी वैल्यू -1 है, कॉस 0 की वैल्यू 1 है, माइनस है, कॉस 180 की माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ पे PE इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 + 1 2 होगा, तो इसीलिए इतना यहाँ पे वर्क रिक्वायर है। देखो वर्क रिक्वायर्ड टू द डन, एक्सटर्नल एजेंट कितना फोर्स लगेगा, तो इतना वर्क लगेगा, ट्वाइस PE। तो ये थे भैया आपके टोटली 2 मार्क के क्वेश्चन, 3 मार्क के क्वेश्चंस का भी आपको वीडियो मिलेगा। तब तक शेयर करना, लाइक करना, न्यू है तो पढ़ाई करते रहना। चलो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ फॉर योर स्टडी एंड योर फ्यूचर प्लान।